सोचो, आप अपनी फैमिली के साथ कैरेबियन सी के बीच एक याट पर छुट्टियां मना रहे हो। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी, हल्की हवा और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। और फिर अचानक एक पल में सब कुछ चेंज हो जाए। समुद्र के बीच एक फैमिली अपनी याट पर मौजूद है। पिता टॉम, माँ जूलिया, बेटी कैसी और छोटा बेटा बेन। वे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने समुद्र के बीच आए हैं। सब खुश हैं। टॉम और बेन फिशिंग में बिजी हैं। कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही है और जूलिया स्विम करने के लिए पानी में उतर जाती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। जूलिया आराम से पानी पर तैर रही होती है। तभी उसे अचानक अजीब सा फील होता है, जैसे उसके आसपास कोई बहुत बड़ी चीज मूव कर रही हो। वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह खुद को समझाती है कि शायद उसका इल्यूजन होगा। कुछ सेकंड्स बाद वही स्ट्रेंज फीलिंग फिर से होती है, इस बार थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पानी ऊपर से शांत है, लेकिन जूलिया का डर बढ़ने लगता है। वह तुरंत याट की तरफ स्विम करना शुरू करती है। तभी अचानक कोई अनसीन फोर्स उसकी लेग पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। जूलिया पैनिक में आ जाती है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। कैसी हेडफोन लगाए सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। टॉम और बेन फिशिंग में इतने बिजी हैं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जूलिया कब पानी में उतरी। जूलिया पानी के ऊपर टिके रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में पानी भरने लगता है और आवाज निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वह यार्ड से काफी दूर हो जाती है। उसे साफ फील होता है कि समुद्र का पानी अजीब तरीके से पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे नीचे कुछ मैसिव मूवमेंट हो रहा हो। यार्ड पर रखे इक्विपमेंट भी हल्का हल्का डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं। धीरे धीरे जूलिया उनसे और दूर होती जा रही होती है। तभी लकी मोमेंट में टॉम को उसकी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत मुड़कर देखता है और जूलिया को स्ट्रगल करते हुए पहचान लेता है। बिना टाइम वेस्ट किए वह बच्चों को बुलाता है, यार्ड को उसकी डायरेक्शन में ले जाने को कहता है और खुद पानी में जंप कर जाता है। टॉम तेजी से जूलिया तक पहुंचता है, उसे संभालता है और दोनों मिलकर यार्ड की ओर स्विम करते हैं। दूसरी तरफ बेन इंजन स्टार्ट करके यार्ड को पास लाता है। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, बेन और कैसी मिलकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया की जान बच जाती है, लेकिन समुद्र अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। जूलिया को ऊपर खींच लेने के बाद पूरा फैमिली उसे संभालता है। वह अभी भी शॉक में है, लेकिन खुद को कन्विंस करती है कि शायद ये सब सिर्फ स्ट्रॉन्ग वेव्स की वजह से हुआ होगा। टॉम साफ वार्निंग दे देता है कि अब कोई भी बिना इन्फॉर्म किए स्विम नहीं करेगा। कैसी गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने हेडफोन्स पहन रखे थे। सब एग्री कर लेते हैं और माहौल थोड़ा नॉर्मल करने के लिए रात को बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। रात में केक कटता है, थोड़ी हंसी लौटती है, लेकिन समुद्र की बेचैनी अब भी महसूस हो रही होती है। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वह लैपटॉप लेकर यार्ड के बाहर चली जाती है। स्क्रीन पर शहर के ऊपर काले बादल दिखाई देते हैं और उसका बॉयफ्रेंड वार्निंग देता है कि न्यूज में कुछ बहुत अनयूजुअल होने की बात चल रही है। पीछे तेज तूफान आता दिख रहा होता है। कैसी घबरा जाती है, लेकिन अचानक कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है और कनेक्शन कट जाता है। वह तुरंत ये बात फैमिली को बताती है। टॉम कहता है कि शायद लैंड से दूर होने की वजह से सिग्नल वीक है, लेकिन तभी सबको बाहर से एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है। वे डेक पर आते हैं और देखते हैं कि व्हेल्स का एक बड़ा ग्रुप उनकी याट के पास से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब नेचर में बड़ा डिस्टर्बेंस आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती हैं। उसी मोमेंट यार्ड जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को डाउट होता है कि यार्ड के नीचे कुछ हिट हुआ है। वह तुरंत डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वह सरफेस पर वापस आता है, लेकिन उसके शोल्डर पर डीप कट होता है। जूलिया तुरंत स्टिचेस लगाती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई मैसिव क्रिएचर मूव कर रहा था। यार्ड के नीचे बड़ा डेंट दिखाई देता है। इंजन डैमेज हो चुका है। अब वे समुद्र के बीच स्टक हैं। जूलिया बार बार रेडियो ट्राई करती है। कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीटली डाउन है। अचानक कैसी एक स्ट्रेंज फिगर देखकर चिल्ला उठती है, लेकिन वह सिर्फ बेन निकलता है जो मास्क पहनकर प्रैंक कर रहा होता है। रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है, लेकिन क्लैरिटी इतनी खराब है कि कुछ समझ नहीं आता। तभी रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और एक अजीब हाई पिच्ड साउंड सुनाई देती है। पूरा फैमिली बाहर दौड़ कर आता है और शॉक में देखता है कि आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। पहले वे उन्हें मीटियर समझते हैं। जहाँ जहाँ वे गिरते हैं वहाँ ह्यूज एक्सप्लोजन होते हैं। एक ऑब्जेक्ट उनके काफी पास पानी में गिरता है। टॉम तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और ऑब्जेक्ट उस एरिया को हिट करता है। याचट जोर से हिलती है और फैमिली एक दूसरे को कसकर पकड़ लेती है। उसी मोमेंट टॉम को समझ आता है कि ये मेटेयर नहीं है, ये सैटेलाइट हैं, और अगर सैटेलाइट गिर रही है तो दुनिया में कुछ बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। उसी पल बेन नोटिस करता है कि याचट के पीछे से धुआं निकल रहा है। टॉम तुरंत चेक करता है और कंफर्म हो जाता है कि इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। हवा अचानक
अचानक तेज होने लगती है और फैमिली अंदर कैबिन में छुप जाती है। किसी का ध्यान नहीं जाता कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है, जैसे डायरेक्शन खुद बदल रही हो। यार्ड जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से यार्ड से टकरा रही होती हैं। टॉम स्ट्रगल करते हुए बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है और पूरा कैबिन अंधेरे में डूब जाता है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट्स वापस आ जाती हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं। कैसी सिंक तक भागती है और उल्टी कर देती है। टॉम लगातार रेडियो ट्राई करता रहता है लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी अचानक एक तेज हाई पिच्ड नॉइज गूंजती है और हवा और भी स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है लेकिन एक हच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है। कुछ पल बाद पूरा अंधेरा छा जाता है और फिर एक भयानक झटका, सब कुछ हिलता है। एक जोरदार आवाज गूंजती है और पूरा फैमिली बेहोश हो जाता है। जब उन्हें होश आता है वे जिंदा हैं। उन्हें चोटें लगी हैं। यार्ड में छोटे बड़े होलस हो चुके हैं लेकिन अंदर पानी नहीं आ रहा। सब शॉक में बाहर निकलते हैं और जो नजारा सामने होता है वह किसी नाइटमेयर से कम नहीं। समुद्र गायब हो चुका है। यार्ड अब जमीन पर अटकी हुई है। चारों तरफ सूखी समुद्री जमीन, बिखरी मछलियां, गड्ढे और पहाड़ जैसे उभरे हुए हिस्से, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। जहां कल रात तक पानी था वहां अब सूखी धरती फैली है। कैसी फोन पर सिग्नल चेक करती है लेकिन नेटवर्क पूरी तरह डाउन है। बेन दो मरे हुए केकड़ों को देखता है और समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया। टॉम कंपास निकालता है और देखता है कि वह उल्टा हो चुका है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन रिवर्स हो चुकी है। इसी वजह से समुद्र का सारा पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। टॉम समझाता है कि जहां पहले लोग जमीन पर रहते थे वहां अब समुद्र होगा और जो लोग वहां थे शायद बच नहीं पाए। ये सुनकर कैसी टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह कैबिन में खुद को बंद कर लेती है और अब उन्हें समझ आने लगता है कि जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक स्टॉर्म नहीं था, ये पूरी दुनिया के लेवल का चेंज था। कैसी अपने दर्द में टूट चुकी होती है। जब जूलिया उसे समझाने की कोशिश करती है तो वह उसे दूर कर देती है और अकेले छुपने चली जाती है। इधर जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज चेक करते हैं। उनके पास लिमिटेड फूड और वाटर बचा है। बेन अपने बर्थडे बैलून को एक पत्थर से बांधकर हवा में छोड़ देता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई सर्वाइवर उन्हें देख ले। टॉम एक बार फिर रेडियो ट्राई करता है। इस बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से सिग्नल कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। उसका नाम नाव है और वह एक सबमरीन का कैप्टन है। उसकी सबमरीन भी सूखी जमीन पर अटकी हुई है। वह कंफर्म करता है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो गए हैं। इसी वजह से ओशन पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वह बताता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरी तरह डाउन हैं और उसने अभी तक कोई और सर्वाइवर्स नहीं देखे। सबसे डराने वाली बात वह यह बताता है कि पल्स दोबारा रिवर्स होंगे और लगभग एक हफ्ते में समुद्र अपनी जगह वापस आ जाएगा। लेकिन जब पानी लौटेगा तो उसकी लहरें बेहद खतरनाक होंगी। कैप्टन वार्न करता है कि जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगह पर पहुंचो क्योंकि लो ग्राउंड पर कोई नहीं बचेगा। वह बताता है कि क्रैश में उसका पार्टनर मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। यह सुनकर टॉम और जूलिया अपने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वे कैप्टन से कहते हैं कि किसी तरह उनके बच्चों को बचा ले। कैप्टन कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम कैलकुलेशन करता है कि वहां तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। वह फैमिली से कहता है कि आज रात रेस्ट करो, सुबह निकलना होगा। अगली सुबह फैमिली अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास में कुछ मूवमेंट दिखाई देता है। एक लंगड़ा आदमी हाथ में हार्पून लिए, साथ में एक कुत्ता जो लगातार भौंक रहा है। टॉम उसे घायल समझकर हेल्प करने आगे बढ़ता है। वह पानी की बोतल देता है। वह आदमी अजीब लैंग्वेज में कुछ बोलता है जो टॉम समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वह पानी पीता है अचानक बोतल से टॉम के सिर पर वार करता है और चेहरे पर जोरदार किक मार देता है। कुछ ही पल में सिचुएशन बदल जाती है। जिसे टॉम हेल्प समझ रहा था वह असल में मौत लेकर आया था। जूलिया डर के मारे भागती है लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा चुका होता है। टॉम कुछ पल तड़पता है और फिर वह दरिंदा उसकी गर्दन काट देता है। सब कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाता है। अब वह आदमी जूलिया के पीछे दौड़ता है और हार्पून फेंकता है जो उसके शोल्डर में लग जाता है। दर्द के बावजूद जूलिया खुद को संभालती है और यार्ड के अंदर भागती है। वह तुरंत कैबिन में बच्चों को छुपने के लिए कहती है। दरवाजा लॉक करती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया कैसी के हाथ में फ्लेयर गन थमाती है और खुद नाइफ लेकर बाथरूम में छुप जाती है। दरवाजे पर जोरदार धक्के पड़ते हैं। कुछ ही पल में वह आदमी अंदर घुस आता है। पहले वह खाना देखता है
और भूखे जानवर की तरह खाने पर टूट पड़ता है। फिर पूरे यार्ड में सर्च शुरू करता है। आखिर वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जूलिया एक छोटे होल से बाहर निकल चुकी होती है। उसे लगता है कि जूलिया भाग गई है, लेकिन उसका डॉग जूलिया को देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है और मजबूरी में जूलिया उसे नाइफ से मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है। अपने डॉग की लाश देखकर वह पागल हो जाता है। इसी बीच जूलिया यार्ड के दूसरे साइड से ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह उसे पकड़कर जोर से पंच मारता है। जूलिया नीचे गिर जाती है। वह फर्नीचर पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वह उसकी कलाई पर पैर रखता है ताकि नाइफ छूट जाए। उसके बाल पकड़कर चेहरा जमीन पर दे मारता है और सोफे पर फेंककर गला दबाने लगता है। कैबिन में छुपे बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। तभी कैसी हिम्मत जुटाती है और फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर सीधा उस आदमी को लगता है। वह आग पकड़ लेता है और यार्ड में भी आग फैलने लगती है। बच्चों को मौका मिल जाता है। वे बाहर भागते हैं। जूलिया वापस आती है, उसे किक मारकर गिराती है, मैप और बैग उठाती है और बच्चों के साथ भाग जाती है। बाहर पहुंचकर बेन और कैसी अपने पिता की डेड बॉडी के पास गिर पड़ते हैं। तीनों रोते हैं। टॉम को आखिरी बार गले लगाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वह जलता हुआ आदमी फिर यार्ड से बाहर निकल आता है। फैमिली दोबारा भागती है। कुछ ही पल बाद जलती हुई यार्ड एक बड़े ब्लास्ट के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर वे एक छोटी सी जगह पर रुकते हैं। बेन खुद को ब्लेम करता है कि शायद बैलून की वजह से वह आदमी उनके पास आया। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन तभी वह देखती है कि वह किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। तीनों फिर भागते हैं। रास्ते में एक सूखे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर रुक जाता है। चारों तरफ मरे हुए सी एनिमल्स और समुद्र के नीचे जमा प्लास्टिक फैला है। यह दुनिया अब पहचान में नहीं आती। भागते भागते वे जहरीले पानी वाले एरिया तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वहीं से गुजरना पड़ता है। जहरीली जमीन पार करते करते उनकी हालत खराब हो जाती है। जूलिया नोटिस करती है कि बेन डिहाइड्रेशन के करीब है। जब वह पानी की बोतल चेक करती है तो शॉक होता है। पानी लगभग खत्म है। कैसी रियलाइज करती है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है। कैसी टूट चुकी है और कहती है कि शायद वे बचेंगे ही नहीं। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन चलना रुकता नहीं। आगे उन्हें एक क्रैशड प्लेन दिखाई देता है। पहले वे डर जाते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ कुछ बर्ड्स होते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि रात प्लेन के अंदर बिताएंगे। थोड़ा स्नैक्स शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है। उसे देखते ही उसका दिल टूट जाता है। कैसी धीरे से पूछती है कि उनके मॉम डैड की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। जूलिया हल्की सी मुस्कान के साथ बताती है कि टॉम कभी उसका पेशेंट था और एक दिन फूल और एक छोटी सी पोएम के साथ उसने अपने प्यार का इजहार किया था। प्लेन के अंदर अंधेरे में बैठे हुए तीनों को एहसास होता है कि उनकी पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है और असली सर्वाइवल अब शुरू हुआ है। रात गहरी हो चुकी होती है। कैसी प्लेन से बाहर जाती है, शायद फ्रेश एयर लेने, लेकिन अंधेरे में वही डरावना आदमी फिर सामने आ जाता है। वह पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसी पल जूलिया पीछे से टूट पड़ती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा होता है। वह बार बार नाइफ से वार करती है, तब तक करती है जब तक वह आदमी हिलना बंद नहीं कर देता। कैसी कांप रही होती है। वह अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। लगता है खतरा खत्म हो गया, लेकिन सुबह जो वे देखते हैं वह और भी डरावना है। उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे होते हैं। उसके शरीर पर गहरे काटने के निशान होते हैं, जैसे किसी ने उसे अंदर से खा लिया हो। और जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उसके मुंह से छोटे छोटे क्रब्स बाहर निकल आते हैं। अब साफ है, इस इलाके में सिर्फ इंसान ही खतरनाक नहीं है। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं। बेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। वह एक तालाब देखता है और बिना सोचे पानी पीने झुक जाता है। जूलिया चिल्लाती है और दौड़कर उसे खींच लेती है। वह समझाती है कि अननोन पानी पॉइजन हो सकता है। धूप तेज होती जाती है। वे सिर कपड़ों से ढक लेते हैं। बेन की हालत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आते हैं। उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया टेम्परेरी शेल्टर बना लेती है। वह बेन को इंजेक्शन देती है और तय करती है कि रात वहीं रुकेंगे। सुबह जूलिया को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बाहर झांकती है तो दूर से क्रब्स का एक विशाल झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक महिला मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं। वे कंटेनर बंद कर लेते हैं
और फैमिली को बाहर छोड़ देते हैं। क्रैब्स करीब पहुंच चुके हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। जब वह खुद चढ़ने लगती है तो एक क्रैब उसके पैर में जोर से काट लेता है। बच्चे उसे खींचकर ऊपर ले जाते हैं। कंटेनर के अंदर से गोलियों की आवाज आती है। क्रू मेंबर्स फायरिंग करते हैं, लेकिन क्रैब्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। कुछ ही पलों में वे उन पर हावी हो जाते हैं। जूलिया स्कार्फ से अपना घाव बांधती है और बेहोश हो जाती है। जब होश आता है, चारों तरफ सैंडस्टॉर्म चल रहा होता है। कुछ पल के लिए उसे बच्चे दिखाई नहीं देते। वह पैनिक में एक मरी हुई औरत का वेपन उठाती है और चिल्लाती है। तभी कैसी लौटती है। वह बताती है कि वे हेल्प ढूंढने गए थे। बेन एक खुला कंटेनर ढूंढ लेता है जहां वे तूफान खत्म होने तक छुप सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन वह आवाज नहीं करती। तूफान के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है। उसके अंदर पानी की बॉटल्स, एक रेडियो और एक गन मिलती है। अब उनके पास सर्वाइवल का थोड़ा चांस है, लेकिन उन्हें जल्दी करना होगा क्योंकि जो खतरा जमीन पर रेंग रहा है वह अभी खत्म नहीं हुआ। जूलिया रेडियो के जरिए फिर से कैप्टन नाव से कांटेक्ट करती है और बताती है कि उनका मैप खो चुका है। नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। ये वही सी क्रिएचर्स हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर म्यूटेट हो चुके हैं और पूरी तरह एग्रेसिव बन चुके हैं। वह वार्निंग देता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आने वाला है। उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। डायरेक्शन बताने के लिए नाव फ्लेयर शूट करता है। दूर आसमान में चमकता हुआ फ्लेयर उनका आखिरी रास्ता बन जाता है। फैमिली उसी दिशा में चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद उन्हें दूर सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक खतरनाक रॉकी पाथ पार करना जरूरी है। जैसे ही वे चट्टानों के बीच से गुजरते हैं, जमीन कांपने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं और एक भयानक रॉक स्लाइड शुरू हो जाता है। जूलिया तुरंत बच्चों को साइड में धक्का देती है, लेकिन एक विशाल पत्थर उनके बीच आ गिरता है और एक पत्थर की दीवार उन्हें अलग कर देती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना आगे बढ़ें। कैसी मना करती है। बहस होती है, लेकिन समय कम है। आखिरकार जूलिया उन्हें कसम देकर आगे भेजती है। कैसी मजबूरी में बेन को लेकर सबमरीन की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि कैप्टन नाव बाहर खून से लथपथ पड़ा है। वह कमजोर आवाज में बताता है कि उसके बचने के चांसेस नहीं हैं। सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। वह बच्चों से कहता है कि वे तुरंत अंदर जाएं। कैसी को गिल्ट होता है। वह अपनी मां को छोड़कर अंदर नहीं जाना चाहती। वह वापस दौड़ती है। इधर जूलिया देखती है कि क्रब्स का विशाल झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह गन उठाकर फायरिंग शुरू करती है। कई क्रब्स गिरते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उसी वक्त ऊपर से कैसी हाथ बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद चढ़ने लगती है। कैसी उसे खींचकर ऊपर ले आती है। तीनों सबमरीन की तरफ दौड़ते हैं। बेन ऊपर खड़ा होकर फायरिंग करता है ताकि क्रैब्स पास न आ सके। जैसे ही फैमिली अंदर पहुंचती है, जूलिया आखिरी बुलेट्स तक फायरिंग करती है। जब एमो खत्म हो जाती है, वह गन फेंक देती है और हैच बंद कर देती है। बाहर क्रब्स सबमरीन के बॉडी पर चढ़कर उसे काटने लगते हैं और तभी धरती कांपती है। समुद्र वापस लौट रहा है। दूर से एक सैकड़ों मीटर ऊंची लहर उनकी तरफ बढ़ती है। तीनों सीट बेल्ट बांधते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। लहर सबमरीन से टकराती है। सब कुछ हिल जाता है। तेज हाई पिचड आवाज गूंजती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया की आंख खुलती है। कैसी